नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हम लोग वापस आ रहे हैं मेरी अर्थव्यवस्था की क्लासेस के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लासेस मैंने पहले भी ली थी। तो भारतीय ये जो अर्थव्यवस्था का जो पाठ्यक्रम है, इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है, इसका एक हिस्सा मैं पहले कवर कर चुका हूं। और अब ये जो क्लासेस हैं, इनको मैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी शुरुआत से शुरू कर रहे होंगे, तो मैं उन क्लासेस को दोहरा नहीं रहा हूं। याद रखिएगा, मैं आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। हमारी प्लेलिस्ट में आपको मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी सिलेबस को एक नए सिरे से शुरू कर रहे होंगे। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पाठ्यक्रम है उसको एक दूसरे एंड से शुरू कर रहा हूं। देखिए, अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो एक बहुकोणीय सिलेबस है। उसमें क्या है, बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंश हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो इस पढ़ाई को आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। आप इसमें कौन से दृष्टिकोण से, कौन से एंगल से पढ़ना शुरू करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस बार जो ये पढ़ाई है, इसको हम पहले राजकोष की दिशा से, यानी कि सरकार और सरकारी बजट की दिशा से हम लोग पहले शुरू करेंगे कि सरकार आमतौर पे अपना बजट कैसे बनाती है, सरकार का वित्त जो है वो कैसे प्रबंधित होता है। इस दिशा में हम लोग पहले पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले हमने जो शुरू किया था वो एक दूसरे एंड से सिलेबस शुरू किया था। अब हम एक दूसरे एंड से सिलेबस शुरू कर रहे हैं। इससे लाभ यह होगा कि अगर आपने मेरी पहले की जो क्लासेस थी वो आपने कर रखी हैं, तो भी आपके लिए ये नई क्लासेस हैं, आप इनको जरूर करें। और अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपने पहले कोई क्लास नहीं की, आपने मेरी इकोनॉमी की पहले कोई क्लास नहीं देखी, बस थोड़ा बहुत नाम सुना है, और अब आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप पहले मेरी वो वाली क्लासेस देखकर आएं। आप सीधे इन क्लासेस से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मैं एकदम बिगिनर लेवल से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपको किसी भी तरह के प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है कि यार मैंने वो वाली क्लासेस नहीं देखी, ये मुझे समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर मैंने तो वो वाली देख रखी है, क्या ये उन्हीं का रिपीट होगा। तो बिल्कुल आप जो याद रखिए इस बात को कि ये उनका रिपीट नहीं है, उनसे अलग क्लासेस हैं। और अगर आपने पहले वाली नहीं देखी तो उनको आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको तुरंत देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाली क्लासेस भी उनके बिना समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी का सिलेबस जो होता है, आप ऐसा मानकर चलिए कि अगर ये हमारा इकोनॉमी का सिलेबस है, इस तरह का मानिए, ठीक है, ऐसा हमारा कुछ इकोनॉमी का सिलेबस है, तो पहले हमने ये वाला कोना जो है पढ़ना शुरू किया था और हम इससे आगे बढ़े थे। और अब हम मान लीजिए ये वाले कोने से इस वाले कोने को पकड़कर अब हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इन सारे कोनों को हमें कवर करना है। तो अगर आपने ये वाला कोना कर रखा है तो भी ठीक है, अगर आपने ये वाला कोना नहीं कर रखा तो भी आप सीधे इससे शुरुआत कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया भाई। इसको लेके किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर किसी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए साहब, तो आज हम हमारी चर्चा की शुरुआत कहां से करने वाले हैं? आज हम हमारी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं राजकोषीय नीति से। जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, नाम से क्या समझ में आता है? जब मैं आपसे कहता हूं राजकोषीय नीति, ये नाम आपको क्या संकेत देता है? ये नाम आपको क्या मैसेज देता है? नाम से हमको समझ में आता है कि राजकोष यानी कि सरकारी खजाना। भाई, राजकोष का मतलब क्या है? राजकोष मतलब सरकारी खजाना। तो राजकोषीय नीति से हमारा मतलब यह है कि सरकार की अपने खजाने को लेकर नीति। बहुत सीधी सीधी बात है भाई। राजकोषीय नीति क्लियर हो गया ना। राजकोष तो भाई हमने देखा ना, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि ये भाई राजा था, उसका खजाना था। तो ऐसे ही हर सरकार के पास एक खजाना होता है। खजाना मतलब हर सरकार के पास एक आय की व्यवस्था होती है। बहुत सारे पैसे सरकार कमाती है, लेकिन केवल कमाती ही नहीं है, उस पैसे को सरकार खर्च भी करती है। यह बात आवश्यक है। तो राजकोषीय नीति क्या है? सरकार अपने खजाने में आय और व्यय को कैसे प्रबंधित करती है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आप यूपीएससी 2026-2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है मात्र 19,999 रुपए से। साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, बट दिस ऑफर एंड्स टुमारो। 31 मई से 2026 के लिए जीएस बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं। आरंभ बैच जो बाइलिंगुअल बैच है, प्रारंभ बैच जो कंप्लीटली हिंदी माध्यम के लिए है, और फाउंडेशन बैच जो एक इंग्लिश बैच है विच इज एन ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम फॉर 2026। याद रखिएगा, ये सारे ही बैचेस 31 मई से शुरू होने वाले हैं। अनअकैडमी मेंस प्रोग्राम के कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो वो भी अवेलेबल है। GS 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे ही पेपर्स यू कैन प्रिपेयर विथ अनअकैडमी मेंस एनरिचमेंट में, यानी सब कुछ एक ही थाली में आपको मिल जाएगा फॉर 5,999 रुपीज ओनली। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पेपर की तैयारी करें जैसे GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 या सिर्फ ऐसे, तो वो भी अवेलेबल है फॉर 1,999 रुपीज ओनली। पर याद रखिए, अगर आप प्लस या आइकॉनिक लर्नर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है, आपके सब्सक्रिप्शन में ही ये शामिल है। ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ मात्र 8,499 रुपए से। ये सारे बैचेस जो अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 12 जून से शुरू होने जा रहे हैं। सरकारी खजाने में आय और व्यय का मैनेजमेंट, जो आपके पास पैसा आ रहा है और जो आपसे पैसा जा रहा है, भाई सरकार को भी मैनेज करना पड़ता है ना कि भाई वो कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है। इन दोनों के बीच का जो ये मैनेजमेंट है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप राजकोषीय नीति कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तो भाई ये आपको पहली बेसिक चीज तो ये है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। नाम सुनने में बड़े जटिल लगते हैं ना कि अरे इस सरकार ने तो फिस्कल ये कर दिया, फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया, फिस्कल स्टिमुलस दे दिया। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बड़े बड़े शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब एकदम सिंपल है। फिस्कल मतलब राजकोषीय। जो भी चीज राजकोष से जुड़ी हुई है वो फिस्कल है यार, है ना। तो आप फिस्कल नाम से आपको अचानक से बड़ा डर लगता होगा कि यार ये फिस्कल पता नहीं क्या चीज है। कुछ नहीं होता, फिस्कल यही होता है, राजकोष से जुड़ा जो है वो फिस्कल है यार। इतनी सिंपल, इससे ज्यादा सरल चीज हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर आप भारत, अब इसमें इसमें सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है आमतौर पे? राजकोषीय नीति जो है इसका संचालन कौन करती है? जैसे ये सरकारी खजाना है तो सरकारी खजाने का संचालन कौन करेगा? निश्चित तौर पर सरकार करेगी। इसका मालिक कौन है? इसका निर्धारक कौन होता है? इसका मालिक, इसका निर्धारक कौन होता है राजकोषीय नीति का? इसका निर्धारक भारत सरकार होती है, ठीक है। यह बात क्लियर है। भारत सरकार में भी विशेष तौर पे वित्त मंत्री होती हैं। भारत सरकार में भी खास तौर पे जो वित्त मंत्री हैं, काफी हद तक आप कह सकते हो कि वित्त मंत्री के पास यह शक्ति होती है कि भारत सरकार के बिहाफ पर, भारत के राष्ट्रपति के बिहाफ पर वित्त मंत्री जो है वो इसको मैनेज करने का काम करती हैं। वित्त मंत्री का प्राथमिक काम जो है वो देश की राजकोषीय नीति बनाना है। अगर आप देखें वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री का प्राथमिक काम तो ये देश की राजकोषीय नीति को बनाना है। ये काम वो भारत के राष्ट्रपति के लिए करती है, क्योंकि भाई सरकार तो भारत के राष्ट्रपति की है हर तरीके से। जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री काम कर रहा है वो राष्ट्रपति के लिए काम कर रहा है। ये भारत का राजनीतिक ढांचा है। तो वित्त मंत्री जी का जो काम है वो ये है कि वो राष्ट्रपति के लिए, देश के लिए, देश की जो एक आपकी एक हम कह सकते हैं राजकोषीय नीति को बनाकर रखें। लेकिन यहां पर राजकोषीय नीति में आपको एक बात याद रखनी होगी, तो मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूं फिर आपको हिंदी में बताऊंगा कि इन इंडिया द स्ट्रिंग्स ऑफ द पर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। भारत में खजाने की चाबी जो है वो संसद को दी गई है, ये याद रखिएगा। तो सरकार जो है वो राजकोष को चलाती तो है, सरकार जो है वो राजकोष की देखरेख तो करती है, ये बात सत्य है ना। सरकार, भारत सरकार जो है वो राजकोष को चलाती है, राजकोष की देखरेख करती है, ये काम भारत सरकार को दिए गए हैं। लेकिन ये सारे कामों के लिए उसको संसद की अनुमति की आवश्यकता है। मतलब सरकार अपनी इच्छा से कहीं भी कितना पैसा खर्च कर दे, किसी पर कितना भी टैक्स लगा दे, ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को आय और व्यय के लिए
भारत में संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। आपको संसद से पूछना पड़ेगा, जब संसद अप्रूव करेगी उसके बाद ही आप आय और व्यय कर सकते हो, उसके बाद ही आप किसी न किसी तरह की राजकोषीय नीति जो है उसको लागू कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। राजकोषीय नीतियां आप संसद की अनुमति के बिना नहीं बना सकते, यह आपको याद रखना है। संसद की अनुमति जो है, संसद का अप्रूवल जो है वो अपने आप में बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, क्लियर है। तो आप मतलब अलाउड नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है। तो संसद की अनुमति जो है वो राजकोषीय नीति में पैरामाउंट होती है, राजकोषीय नीति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप सोच के देखिए ना, जैसे भारत में क्या होता है, अगर सरकार को कोई भी नया टैक्स लगाना है, सरकार कमाती कैसे है, आमतौर पर टैक्स लगा के कमाती है। तो कोई भी नया टैक्स सरकार बिना संसद की इजाजत के नहीं लगा सकती। नया टैक्स लगाना है, संसद से पूछना पड़ेगा, संसद की अनुमति लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद नया टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरी चीज मान लीजिए, एक तो ये हो गया, अब ये तो हो गया आय की बात। व्यय की बात करें अगर हम, तो आपने देखा ही होगा कि सरकार जो है हर साल अपने काम के लिए बजट प्रस्तुत कराती है, बजट प्रस्तुत करती है, बजट पास कराती है संसद से। वो बजट में क्या होता है, सरकार अपने व्यय का ब्यौरा देती है कि भाई इस मंत्रालय पर हम इतना व्यय करेंगे, उस मंत्रालय पर इतना व्यय करेंगे, इस योजना पे इतना खर्चा करेंगे। सरकार कहती है कि नहीं कहती बजट में ये सब। और बजट कहां प्रस्तुत होता है, बजट कहां प्रस्तुत होता है, संसद में प्रस्तुत होता है। बजट को कौन अप्रूव करता है, भारत की संसद अप्रूव करती है। यानी कि सरकार को खर्चा कितना करना है, यह अप्रूवल भी सरकार कहां से लेके आती है, भारत की संसद से लेके आती है। अगर संसद ये अप्रूवल ना दे तो सरकार खर्चा नहीं कर सकती, यह आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। संसद की अनुमति जो है वो बाध्यकारी होती है। लेकिन हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा, संसद से आमतौर पे इसमें लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। ये पॉलिटी का विषय है, पॉलिटी में पढ़ेंगे, इसको ज्यादा इकोनॉमिक्स में लाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन तब भी भारत में आमतौर पे वित्तीय शक्तियां जो होती हैं वो लोकसभा की ज्यादा होती हैं, और लोकसभा में सरकार के पास बहुमत होता है। ये बात क्लियर है, ये तो हमको पता है भाई। लोकसभा सरकार है ही इसलिए ना क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत है। अगर उनके पास लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो सरकार जो है वो सत्ता में रहेगी नहीं। भाई वर्तमान में भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों हैं? वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उनके समर्थन में लोकसभा में बहुमत है। अगर उनका बहुमत चला जाए कल को, तब वो प्रधानमंत्री रहेंगे ही नहीं, कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा जिसके पास बहुमत होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट है कि संसद की अनुमति जो है वो एक तरह से प्रैक्टिकली एक औपचारिकता है। ठीक है, ये एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन एक जरूरी औपचारिकता है। मतलब एक, आप बात समझ रहे हैं कि नहीं, कानून के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि सरकार के पास संसद में बहुमत है, मतलब ये होता ही है ना, सरकार सरकार ही इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुमत है, आधे से ज्यादा लोगों का समर्थन उसको हासिल है, इसीलिए वो सत्ता में है। तो इसीलिए ये जो एक बहुमत का समर्थन है, ये एक औपचारिकता भी माना जा सकता है कि फॉर्मेलिटी है, लेकिन एक जरूरी फॉर्मेलिटी है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए, तो राजकोषीय नीति के जो कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, एक बार उनकी बात करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बजट क्या होता है, चलिए, तो आज की हमारी चर्चा जो होगी वो होगी बजट पर। चलिए साहब, सरकार का भूल जाइए, सरकार की बात नहीं करते। अगर मैं आपसे आमतौर पे पूछूं कि बजट शब्द से आप क्या समझते हैं? बजट शब्द से आपका मतलब आमतौर पे होता है किसी भी जगह का आय और व्यय का ब्यौरा। मतलब आप ऐसे मान लो कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जा रहे हो, है ना, आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जा रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ शिमला जाना है आपको, भाई एक ट्रिप प्लान करी आपने। तो ट्रिप की भी बजटिंग होती है कि नहीं होती? ट्रिप की बजटिंग करते हो कि नहीं करते? आप क्या करते हो, ये सोचते हो कि यार इस ट्रिप पर कुल मिला के खर्चा कितना होगा, भाई यात्रा में कितना खर्चा होगा, कहीं होटल में रुकोगे वहां कितना खर्चा होगा, खाने पीने का कितना खर्चा होगा, और अगर आप कोई गाड़ी वाड़ी करते हो, कुछ करते हो, उसका कितना खर्चा होगा। ये सारी चीजें आप जोड़ते हो। फिर देखते हो कि टोटल दोस्त मान लो 5 हैं, तो उसको 5 से विभाजित करते हो। फिर आप देखते हो कि प्रति व्यक्ति तकरीबन इतना खर्चा आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आप बोलते हो भाई हमारा 5,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा इस पूरी यात्रा में।
ये आप देखते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है इतना खर्चा कर सकते हैं, तो आप उस यात्रा पे जाते हो। अगर आपको लगता है कि यार इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप उस यात्रा पे नहीं जाते। सीधी सीधी बात है। तो बजट क्या होता है, आप जीवन में हर जगह लागू करते हो इस सिद्धांत को। मतलब जीवन में हर जगह ये सिद्धांत लागू होता है कि नहीं होता, आप ये बताइए। जीवन में हर जगह। आप अपने परिवार को देखें, मतलब आप में से काफी लोग बहुत युवा होंगे, तो आप अभी परिवार के बजट का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आप अपने माता पिता से पूछ कर देखिए कि भाई वो, हो सकता है कई परिवारों में तो साफ तौर पे कागज पे बैठ के बजट बनता है, कई परिवारों में कागज पे ऐसे बजट नहीं बनता, दिमाग में बजट बनता है। जैसे मैं कागज पे बैठ के बजट नहीं बनाता, लेकिन दिमाग में तो मेरे भी बजट बनता है कि यार इस महीने आय कितनी हो रही है और इस महीने खर्चे कितने हो रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब हम सबके परिवारों में हमने देखा होगा ये होता हुआ कि यार मान लो परिवार की आय है 50,000 रुपए, परिवार की आय है 50,000 रुपए, तो आप जो है उसके बाद आप देखते हो कि यार आय है 50,000 रुपए और क्या क्या खर्चे हैं। भाई खर्चे में आपका मान लो भोजन राशन हो गया, आपका शिक्षा हो गई बच्चों की, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनकी शिक्षा का खर्चा कितना है, आपके वस्त्र हो गए, कई बार कुछ लोगों को घर में वस्त्र चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बीमारी इत्यादि का खर्चा हो गया। अगर परिवार होता है, परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है कभी ना कभी, उसमें ठीक ठाक पैसे हमेशा लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, भोजन, शिक्षा, वस्त्र, बीमारी, मनोरंजन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है। आपका यातायात हो गया कि भाई आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यातायात भी एक बड़ा खर्चा होता है। अगर खासतौर पे अगर आप एक बड़े शहर में रहते हो जहां पे दूरियां ज्यादा हैं, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे खर्चे आप जोड़ते हो। जो किराया हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर ज्यादातर घरों में अगर आप किराए के घर में रहते हो तो घर का किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, बिजली, इंटरनेट, इन सब चीजों का बिल हो गया, बिजली, इंटरनेट, फोन, इन सब चीजों का बिल हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप देखते हो कि यार आपके जीवन में ये सारे खर्चे लगभग आते हैं और इन खर्चों का मैनेजमेंट आपको आपकी आय के अंदर करना होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब किसी महीने कुछ ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। भाई किसी महीने मान लो कोई व्यक्ति थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया, किसी की बीमारी जो है थोड़ी भाई ज्यादा खर्चा हो गया, उसमें डॉक्टर ने कुछ महंगा इलाज बता दिया। या कई बार मान लो बच्चे के स्कूल पे कोई ट्रिप जा रही है, उस ट्रिप के लिए स्कूल ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता? या फिर घर में कुछ मेहमान आ गए, अब मेहमान आए तो आप उनको कहीं बाहर खिलाने लेकर गए, उनको कहीं बाहर घुमाने लेकर गए, उसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो अब क्या होता है, जब आपका ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो आप देखते हो कि वो मेरी आय के अंदर मैनेज हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी आय के अंदर वो मैनेज नहीं होगा, तो आप किसी अन्य तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचते हो कि यार कहीं और से पैसा लाया जाए। वो कहीं और से पैसा क्या है? या तो जो मेरी अपनी बचत है जो बैंक में रखी हुई है। तो अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं एक परिवार के लिए? अन्य स्रोत क्या होते हैं? अगर आपके पास खर्चे बहुत ज्यादा हो गए तो आप किसी अन्य स्रोत के बारे में सोचोगे। अन्य स्रोत आमतौर पे सबसे बड़ा अन्य स्रोत परिवारों के लिए तो बचत होता है कि यार मैंने जो हर महीने थोड़े बहुत पैसे बचा बचा कर बैंक में पैसे रखे हुए हैं, इस महीने अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो मैं उसमें से निकाल लूंगा। ठीक है, मैं भाई क्या करूंगा, चलो इस महीने के लिए ज्यादा खर्चा है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो मैं उससे पैसे निकाल कर यूज कर लूंगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ये भी एक आपके पास विकल्प उपस्थित होता है कि आप अन्य स्रोत से जो है आप बचत से पैसा निकाल सकते हो, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हो कि भाई आपने क्या किया, आपके ऑफिस में एक विकल्प था कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लोगे तो आपको कुछ 2,000-5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपने वो एक्स्ट्रा काम कर लिया कि ठीक है यार इस महीने खर्चा ज्यादा हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक विकल्प ये भी होता है जो सबके पास आमतौर पे उपलब्ध होता है, वो होता है उधार लेने का, है ना। वो होता है उधार लेना कि भाई मेरे पास मेरी आय है 50,000 रुपए, मेरे खर्चे इस महीने 55,000 रुपए हो रहे हैं, पर ये मुझे पता है कि इस महीने का ही प्रॉब्लम है। देखो अगर हर महीने के खर्चे 55,000 हैं तब तो मैं कैसे उधार लूंगा, तब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी एक महीने कुछ ऐसा अपवाद हुआ कि मेरे खर्चे 55,000 हैं, अगले महीने वो फिर से 50 के अंदर चले जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 45,000 हो जाएंगे जो भी है, मतलब ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे बचा पाऊं, ये सब चीजें कर पाऊं। तो ये मैं कर सकता हूं कि इस महीने के लिए किसी दोस्त से मैंने 5,000 रुपए उधार ले लिए कि यार इस महीने ज्यादा खर्चा हुआ है, मेरा 5,000 रुपए दे दे, अगले महीने वापस कर दूंगा भाई मैं तेरे को, है ना, या अगले 2 महीने में वापस कर दूंगा।
या अगले 3 महीने में वापस कर दूंगा। ये तो सामान्य मतलब चीजें हैं, लोग करते हैं जीवन में ये सब कि यार अभी है नहीं, अगले महीने दे दूंगा। तो आप जो हो कई बार लोगों से पैसे लेते हो, कई बार आप उधार भी लेते हो। कुल मिला के एक परिवार को चलाने में आपको बजट बनाना पड़ता है। ये क्या है? ये जो आपको पूरा प्रोसेस मैंने बताया ना बेटा, आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार का बजट भी बस यही होता है, इससे कुछ अलग नहीं होता। बस नंबर जरा बड़े बड़े होते हैं, काम बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा सरकार का बजट भी तकरीबन यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ऐसा ही काम, यही बजट बनाने की प्रक्रिया आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हो। मान लो आप एक कंपनी हो, कंपनी भी ऐसे ही विचार करती है। कंपनी क्या सोचती है कि यार हमारे तो बहुत सारे खर्चे हैं। कंपनी के खर्चे क्या होते हैं भाई? हमको रिसर्च करनी है, किसी कंपनी को प्रोडक्ट बनाना है तो रिसर्च करनी है, कंपनी को वेतन देना है, कंपनी को भी किराया देना है ना, कंपनी को प्रचार करना है। ये सारी चीजें जरूरी है कि नहीं है भाई? ये सब चीजें आपको करनी ही होती है ना, प्रचार भी बहुत जरूरी है यार। देखो, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसा भी बना लो, जब तक उसका प्रचार नहीं किया जाता वो नहीं बिकता। ये बात क्लियर है। जब तक लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता, जब तक लोग जानते नहीं कि ये प्रोडक्ट जो है ये किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से काम करेगा, तब तक ये बिकता नहीं है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये सारे खर्चे, और भी कई तरह के खर्चे हैं, मतलब रिसर्च हो गया, वेतन हो गया, किराया हो गया, प्रचार हो गया, और क्या खर्चे होते हैं कंपनी के, मतलब बाकी जो भी खर्चे कंपनी के हैं। और कंपनी की आय क्या है? कंपनी की आय क्या होती है भाई? बिक्री से जो कंपनी पैसा कमाती है। कंपनी अपने उत्पाद को, जो भी उत्पाद है, सेवा है, जो भी कंपनी ऑफर कर रही है, वो जब कस्टमर्स को देती है तो कंपनी पैसा कमाती है। जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी यार इन सब चीजों पर खर्चा करती है ना। अनअकैडमी की जो ऐप है उसमें बदलाव होते हैं, उसमें नई रिसर्च होती है, नई चीजें ऐड होती हैं, वो सब खर्चा है। मेरे जैसे टीचर जो खड़े होकर यहां पढ़ाते हैं, अनअकैडमी में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सब फ्री में तो पढ़ाते नहीं यार, वो सारे के सारे लोग पैसे लेते हैं पढ़ाने के। तो ये कंपनी के लिए बड़ा खर्चा है कि भाई अध्यापक जो हैं उनको आपको वेतन देना है, उनको आपको तनख्वाह देनी है। किराया, आप अनअकैडमी के ऑफिसेस देखिए, अनअकैडमी के इतने सारे देश भर में सेंटर्स हैं, आप ये सेंटर्स देखिए, ये सारे सेंटर्स जो हैं, आप इन पर एक किराया जो है, आप एक किराया प्रदान कर रहे हैं, आपको किराया देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये फ्री में आपके सेंटर मिले हुए हैं। ये बात तो सही है। प्रचार, अनअकैडमी इतना तरह का मार्केटिंग करती है, आपके फोन पर, आपके टीवी पर अनअकैडमी के विज्ञापन आते हैं, वो विज्ञापन भी जरूरी है। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि लोग आजकल शिक्षा कंपनियों के विज्ञापनों को लेकर लोग बहुत नाराज रहते हैं। लेकिन ये मैंने कई बार सुना है कि अरे यार, जैसे एक कंपनी थी, वो बड़े बड़े बायजूस जैसे थी, वो मान लीजिए कि वो बड़े क्रिकेटरों को और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को लेकर आती थी विज्ञापन के लिए, लोग उसकी आलोचना करते थे। लेकिन यार मतलब मैं कई बार ना इस आवश्यकता को समझ पाता हूं कि आप जो है, आपको अगर एक बड़ी कंपनी दिखना है तो आपको बड़ा विज्ञापन में खर्च करना पड़ता है। इसका फर्क तो पड़ता है, मैं ये नहीं कह सकता है नहीं पड़ता। आपके बारे में बात की जाती है, आपको जो है, अब जैसे बायजू के साथ क्या हुआ, इतने बड़े, इतने शानदार विज्ञापनों के, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कारण देश में हर कोई नाम जान गया। भले ही आपने उनका कोई प्रोडक्ट यूज किया हो या ना किया हो, अब उस कंपनी को परिचय की जरूरत नहीं रह गई, है ना। ऐसे ही अनअकैडमी के साथ भी है। अनअकैडमी ने बहुत सारा विज्ञापन किया, कितनी सारी वेब सीरीज वगैरह बनवाई, IIT जेईई के स्पेस में, यूपीएससी की तैयारी के स्पेस में। क्यों किया? लॉजिकली सोच के देखिए, अनअकैडमी को वेब सीरीज से क्या फायदा हो गया? एस्पिरेंट्स जो वेब सीरीज हो गई आपकी, या कोटा फैक्ट्री वगैरह हो गई, ये अनअकैडमी ने स्पॉन्सर करी थी। क्यों स्पॉन्सर करी यार? क्या फायदा हो गया अनअकैडमी को इन सब वेब सीरीज? अनअकैडमी का सपना तो नहीं है कि हम पिक्चरें बनाएंगे आगे जाके, ऐसा तो कोई सपना नहीं है। फिल्म प्रोड्यूसर तो है नहीं अनअकैडमी, तो हमें क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ यार कि इस तरह की वेब सीरीज को जो है ऑडियंस देखता है, जो बच्चे हैं वो देखते हैं। और अगर बच्चे उन विज्ञापनों में इस कंपनी का नाम सुनेंगे तो इस कंपनी को परिचय की आवश्यकता नहीं रहेगी। बच्चों के दिमाग में एक परसेप्शन बनता है कि ये एक अच्छी कंपनी है, ये विज्ञापन है,
ये विज्ञापन जो है वो विज्ञापन का ये रोल होता है, इस बात को तो हम जानते ही है ना यार। जीवन में आप अपने आसपास देखो, आप देखोगे कि ज्यादातर उत्पाद जो आप खरीद रहे हो उसके बारे में जानकारी आपको किसी न किसी विज्ञापन से मिली। अगर विज्ञापन नहीं आता तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो विज्ञापन का खर्चा भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खैर वापस आते हैं मुद्दे पर। तो कंपनियां भी जो होती हैं वो इस तरह के खर्चे करती हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? मैं तो आमतौर पे एस्पिरेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग को एक काम जरूर करना चाहिए, और वो एक काम क्या है? वो एक काम है कि आपको आपकी यूपीएससी की तैयारी का बजट बनाना चाहिए। ये एक काम आपको अवश्य करना चाहिए। मैं हर बार ये आमतौर पे हमेशा बच्चों को ये बात बोलता हूं कि आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी का बजट बनाना चाहिए। तैयारी का बजट मतलब तैयारी में आपकी आय तो नहीं हो रही है, वो बात क्लियर है, तो इसमें आय शून्य है, लेकिन बजट से यहां पर मेरा मतलब है क्या आप में से किसी को इस चीज की क्लियर विजिबिलिटी है कि यार अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, या जब भी आप, जितने भी साल आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, आप कुल कितना पैसा खर्च करने वाले हो इस तैयारी पर? यह पता होना चाहिए। ये नंबर जो है, इस नंबर का आइडिया होना चाहिए। वरना होता क्या है ना, अगर नंबर का आइडिया नहीं होता तो हम लोग जो है यूं ही पैसे खर्च करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता और हमको लगता है कि हमारा खर्चा नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, देखो बजट की कमी से प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अगर आप बजट नहीं बनाते, अगर बजट ना हो तो आपके खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं। आपके खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको उनके बारे में पता भी नहीं चलता। आपके खर्चे बस होते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो ये कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से अगर पूछता हूं कि यार आपका क्या बजट है यूपीएससी की तैयारी का, तो बच्चा बोलेगा सर मुझे खर्चा नहीं करना, मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी में तो मैं मतलब बहुत ही कम खर्चा हो रहा है मेरा, मैं तो लगभग शून्य खर्चे के साथ तैयारी कर रहा हूं सर। थोड़ा बहुत जो किताब विताब का खर्चा है वही है, और कोई खर्चा नहीं है मेरा, मैं तो सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहा हूं। मैं कहता हूं लेकिन आप एक काम करो, उसके बाद भी आप इस खर्चे को लिखना शुरू करो कि सेल्फ स्टडी में कितना खर्चा है। मेरा एक वीडियो था जो कि बड़ा प्रचलित हुआ था, उस वीडियो में मैंने ये सिद्ध किया था कि सेल्फ स्टडी करनी कितनी महंगी है यूपीएससी में। मैंने ये बात बच्चों को सिद्ध करके दिखाई थी कि अगर आप कोई संस्थान ज्वाइन कर लेते हो जो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी कराता है, तो वो आपको सेल्फ स्टडी से सस्ता पड़ता है। ये मैंने सिद्ध किया था। क्योंकि क्या होता है सेल्फ स्टडी, अब बस ये है, संस्थान को आपको एक बार में फीस देनी पड़ती है शुरुआत में। सेल्फ स्टडी में आप हर महीने 2 किताबें ला रहे हो, 1 किताब ला रहे हो, ठीक है, कभी कुछ ला रहे हो, फिर एक विषय समझ में नहीं आया, उसके लिए एक टीचर को ज्वाइन कर लिया, एक आध विषय में तो फंसोगे ही कहीं ना कहीं, फिर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज दोगे, फिर एसए की टेस्ट सीरीज दोगे, ऑप्शनल की कॉपी तो किसी से चेक कराओगे ही कराओगे। तो ये सारी चीजें कर करा के मैंने ये सिद्ध करके दिखाया था। एक मेरा वीडियो है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप देखिएगा। मैंने सिद्ध करके दिखाया था कि अगर आपको सेल्फ स्टडी सस्ती इसलिए लग रही है क्योंकि आपने बजटिंग करी ही नहीं है। अगर आप बजटिंग कर लोगे तो आप पाओगे कि आजकल ये जो ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनकी कीमत जो है वो सेल्फ स्टडी से कम है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। तो ये क्या है? ये बजटिंग का प्रॉब्लम है कि आपने बजटिंग की प्रक्रिया करी ही नहीं, आपने कभी ये जोड़ घटा किया ही नहीं कि यार ये जो है आप भाई कितना खर्चा हो रहा है हमारा, मैं कितने पैसे व्यय कर रहा हूं, ये आपने कभी पता करने की कोशिश करी ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, ये बजटिंग बहुत जरूरी है। कोई भी काम करो, कुछ भी करो, हमेशा बजटिंग करो। बजटिंग तो बहुत अच्छी आदत है जीवन के लिए, तो ये आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां पर। चलिए, अगर हम बजट शब्द की बात करें, अगर हम सरकार के परिप्रेक्ष्य में बजट शब्द की बात करें तो एक माफ कीजिएगा, अगर मैं बजट शब्द की बात करूं तो ये एक फ्रांसीसी शब्द होता है बुगेट। बजट शब्द जो है ये फ्रांसीसी शब्द एक होता है बुगेट, इस बुगेट शब्द से बना है। ठीक है, तो बुगेट क्या होता था? एक लेदर का बैग, एक ब्राउन कलर का चमड़े का बैग, जो सूटकेस जैसे, ब्रीफकेस जैसे होते थे ना,
उसको उसको फ्रांस में बुगेट कहा जाता था। और आमतौर पे फ्रांस में जो भाई उस वहां पे प्राचीन फ्रांस में जो भी वित्तीय पदाधिकारी होते थे, जो भी वित्त विभाग के बड़े बड़े नेता होते थे, वो इस बुगेट का प्रयोग करते थे, इस चमड़े के बैग का प्रयोग करते थे वित्तीय दस्तावेजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो ये बुगेट शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये बुगेट शब्द धीरे धीरे बदल बदल के बजट शब्द बन गया और इसका मतलब ये हो गया कि जिसका एक परंपरागत तरीका था कि एक चमड़े के बैग में जो है आप आमतौर पे बजट के पेपर्स लेकर आते थे, ये परिवर्तित होकर बजट बन गया। और फिर बजट का मतलब उस बैग से नहीं, उस प्रक्रिया से होने लगा कि पहले वो कायदे में उस बैग को बजट बुलाते थे, कहा जाता था कि भाई वो बुगेट लेकर आए हैं, बजट लेकर आए हैं। बजट मतलब वो बैग होता था, लेकिन वो शब्द का जैसे जैसे मतलब बदलता जाता है, हम लोग जानते हैं कि भाई कोई शब्द का मतलब कुछ और होता है, समय के साथ साथ उस मतलब में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और परिवर्तन होता चला जाता है। तो बजट से मतलब जो है उस वित्तीय दस्तावेज से निकाला जाने लगा, बजाय कि उस बैग के। ठीक है, वित्तीय दस्तावेज का मतलब निकाला जाने लगा। तो परंपरागत तौर पे भारत में भी बजट जो है, आप अगर पुराने चित्र देखेंगे तो आपको बहुत सारे वित्त मंत्री दिखेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे थे, या प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री रहे थे। तो आप देखेंगे जब वो संसद में बजट पेश करने जा रहे होते थे तो एक वो चमड़े का बैग जो है ऐसे पकड़ के, है ना, पार्लियामेंट के बाहर फोटो खींचते थे उनके हमेशा, और वो ऐसे चमड़े का बैग होता था। ये माना जाता था कि उस बैग के अंदर ये जो सूटकेस है, इस सूटकेस के अंदर बजट के दस्तावेज हैं, ये माना जाता था हमेशा। तो ये बैग जो है बड़ा वैल्यूएबल होता था, बड़ा कीमती बैग होता था यार, क्योंकि इसके अंदर देश का जो है देश के दस्तावेज माने जाते थे। तो फिर जो है 2019 में 2019 से आप देखेंगे तो भारत में भी क्या होता था, वित्त मंत्री आमतौर पे एक इस बैग में, इस चमड़े के बैग में बजट लाते थे। दो हजार उन्नीस में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसमें परिवर्तन किया, इस परंपरा को बदला, इस परंपरा को तोड़ा। निर्मला सीतारमन ने क्या किया, वो लाल कपड़े में उन्होंने कहा कि भाई चमड़े के बैग की बजाय हम एक लाल कपड़े में इस वस्त्र को लेकर आएंगे, इस बजट को लाएंगे। तो वो लाल कपड़े में बजट लाई। ठीक है, तो बजट को लेकर निर्मला सीतारमन जी कैसे आई, बजट को लेकर निर्मला सीतारमन जी कैसे आई, बजट को लेकर निर्मला सीतारमन जो है वो लाल कपड़े में लेकर आई। अब ये लाल कपड़े का क्या होता है, लाल कपड़ा अगर आप भारत में देखें तो, अगर आप देखें तो भाई ये जो लाल कपड़ा जो होता है ये क्या होता है, ये भारत में बही खाते का प्रतीक होता है। ठीक है, तो बही खाते का प्रतीक होता है कि नहीं होता। भारत में अगर आप कोई परंपरागत व्यापार चलाएं, परंपरागत बिजनेस चलाएं, तो आप देखेंगे कि जो आमतौर पे एक अच्छा, एक पवित्र इसको माना जाता है कि आप क्या करते हैं, आप जो आपके बही खाते जो होते हैं उनको लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं। ये अच्छा, एक पवित्र चीज मानी जाती है। तो एक परंपरागत तरीके का प्रयोग करते हुए निर्मला सीतारमन जी इसको लाल कपड़े में लेकर आई बजाय चमड़े के बैग के। निर्मला सीतारमन जी ने एक और बड़ा बदलाव किया, एक और बड़ा सुधार किया है कि बजट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पेपरलेस बजट की प्रक्रिया शुरू की है। कि पहले बजट जो होता था वो कागज पे आता था, अब उन्होंने पेपरलेस बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि भाई अब बजट जो होगा वो कागज पर प्रस्तुत नहीं होगा, बजट का जो दस्तावेज होगा वो टैबलेट पे होगा। जो आपका ये इस तरह का टैबलेट जो होता है, ये टैबलेट जो होते हैं ना, आपके टैबलेट जो होते हैं, तो बजट जो है अब टैब पर, जिसको हम टैबलेट कहते हैं, ये पेपरलेस बजट अब पेपर पे नहीं होगा, ये अब टैबलेट पर प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि डिजिटल वर्जन जो है इसका प्रस्तुत किया जाएगा। इसको प्रिंट करके प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, इसका कागजी प्रिंट निकाले जाते थे, कागजी प्रिंट जो है सभी सांसदों को बांटे जाते थे, कागजी प्रिंट से वित्त मंत्री पढ़ती थी। लेकिन अब वो परंपरा इन्होंने बंद कर दी। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कागज को बचाना आवश्यक है,
और वैसे भी ये नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की चीज दिखाता है ना। एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसको दिखाना आवश्यक है, नई टेक्नोलॉजी जो है उसको बताना जरूरी है। ये बात सिंपल है, ये बात जरूरी है। तो भाई निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो इस तरह से इसको करती आई हैं। वो जो है भाई इसको संभाल के इसको इस प्रकार से वो उन्होंने नई कुछ परंपराएं इसमें इंट्रोड्यूस करी हैं। ये परंपराएं बदलती रहती हैं, बजट की व्यवस्था का आधुनिकीकरण जो है वो आमतौर पे होता रहता है। ठीक है, ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके पहले बजट जो होता था कुछ वर्षों पहले तक, अगर आप देखें तो बजट जो होता था कुछ वर्ष पहले 2017 के पहले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आप यूपीएससी 2026-2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है मात्र 19,999 रुपए से। साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, बट दिस ऑफर एंड्स टुमारो। 2017 के पहले बजट कब प्रस्तुत होता था? बजट जो है ये फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पे प्रस्तुत होता था। तो फरवरी का जो भी आखिरी दिन है, आमतौर पे 28 फरवरी, 29 फरवरी, जो भी वर्किंग डे है, फरवरी का अंतिम दिन बजट प्रस्तुति के लिए होता था। 2017 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको भी परिवर्तित किया है और अब बजट की प्रस्तुति कब होती है? फरवरी के पहले दिन होती है। यानी कि पूरे एक महीने का फर्क सरकार जो है बजट की प्रस्तुति में लेकर आई है। पहले बजट कब प्रस्तुत होता था? 28-29 फरवरी को प्रस्तुत होता था, जितने भी दिन का फरवरी है उस हिसाब से। और अब आमतौर पे बजट कब आता है? 1 फरवरी को आता है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि 31 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है और मैं बर्थडे के दिन में अगले ही दिन बजट की प्रस्तुति होती है हमेशा। तो भाई आमतौर पे मेरे को बर्थडे के नेक्स्ट डे बड़ा सक्रिय रहना पड़ता है क्योंकि बजट आता है। आप लोगों को बजट पढ़ाना होता है भाई मुझे, तो बजट पर ध्यान देना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो 1 फरवरी को आमतौर पे अब भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसका एक कारण है, वो कारण क्या है आपको आगे बताऊंगा। याद रखिएगा ये क्यों परिवर्तन किया गया, ये कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आगे आपको समझा दूंगा कि ये जो 1 महीना पीछे किया गया है बजट को, जो 1 महीना पहले प्रस्तुत करना शुरू कर दिया गया है, इसका लाभ क्या हुआ है, इसका फायदा क्या हुआ है, ये मैं आपको बताना शुरू करूंगा। ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें आप चिंता मत कीजिएगा। अभी नहीं, अब से बस कुछ देर में आपको ये बात बता दूंगा। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात जो है, अभी इसको छोड़ दीजिए, आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, संसद में बजट की प्रस्तुति कैसे होती है? ऐसा नहीं कि बजट कोई देखिए छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं होता। संसद में बजट की प्रस्तुति कैसे होती है इसको समझिए कि सबसे पहले तो पहला चरण जो होता है, वित्त मंत्री सदन में आके बजट को प्रस्तुत करती है। अच्छा, पहले उसके पहले बजट के 1 दिन पहले बजट के 1 दिन पहले आप क्या करते हो? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हो। इकोनॉमिक सर्वे आप लेकर आते हो बजट के 1 दिन पहले। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? ये भाई भारत सरकार का एक अर्थव्यवस्था का एक लेखा जोखा होता है, जो भारत सरकार को लगता है कि भाई देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस समय क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या पैटर्न्स चल रहे हैं। उन अर्थव्यवस्थाओं का एक लेखा जोखा जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे के रूप में, एक आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में भारत सरकार प्रस्तुत करती है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये प्रस्तुत किया जाता है बजट के 1 दिन पहले। यानी कि अगर 1 फरवरी को बजट आ रहा है तो आमतौर पे 31 जनवरी को भारत की संसद में आप क्या करते हो? आर्थिक सर्वेक्षण टेबल कर देते हो। आर्थिक सर्वेक्षण को आप देश के नाम कर देते हो। वो आपके सबके लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल होता है। अब भारत सरकार की वेबसाइट्स पर, जो बजट की वेबसाइट होती है उस पर आप इकोनॉमिक सर्वे को, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वेबसाइट्स पर इकोनॉमिक सर्वे की अपनी अलग वेबसाइट भी होती है। इन सब पे आप इकोनॉमिक सर्वे को फ्री में आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आप लोगों के यूपीएससी की तैयारी के लिए भी। भारत सरकार की जो आर्थिक नीति है, जिस तरीके से सरकार अर्थव्यवस्था को देखती है, जिस लेंस से सरकार इस समय क्या क्या देश में आर्थिक विकास के काम चल रहे हैं, उनमें क्या परिणाम निकल रहा है, क्या चुनौतियां आ रही हैं, उस सारी प्रक्रिया में भी इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। यह बजट के 1 दिन पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है, 1 दिन पहले टेबल कर दिया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया?
तो बजट के दिन, उसके बाद बजट के दिन क्या होता है, वित्त मंत्री बजट की प्रस्तुति करती हैं। वित्त मंत्री जो है बजट की सदन में प्रस्तुति करती हैं। यहां पर याद रखिएगा कि वित्त मंत्री किसी भी सदन की सदस्य हो, बजट की प्रस्तुति वो लोकसभा में करती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे वर्तमान वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो राज्यसभा की सदस्य हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण लोकसभा की सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन तब भी निर्मला सीतारमण बजट कहां प्रेजेंट करती हैं, लोकसभा में ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा की सदस्य हैं तो वो राज्यसभा में जाकर बजट प्रस्तुत करेंगी, ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री, और जैसे ही बजट लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा होता है वैसे वैसे पैरेलली राज्यसभा में भी उसको टेबल किया जा रहा होता है, यानी कि सांसदों को दे दिया जाता है कि आप भी इसको पढ़ सकते हैं, आप भी इस पर वार्तालाप कर सकते हैं। पैरेलली, समानांतर तौर पर वो राज्यसभा में भी टेबल किया जाता है। लेकिन वित्त मंत्री तो एक ही जगह हो सकती है, है ना, वित्त मंत्री एक साथ दोनों जगह तो हो नहीं सकती। तो वित्त मंत्री जो हैं वो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत करेंगी। ये याद रखिएगा, यूपीएससी इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लेता है कि अगर वित्त मंत्री राज्यसभा की सदस्य हैं तो वो राज्यसभा में ये बजट प्रस्तुत करेंगी। इसका जवाब है ना, ऐसा नहीं होगा। वित्त मंत्री कहीं की भी सदस्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका बजट जो प्रस्तुत होगा ये हमेशा लोकसभा में ही होगा। बजट की प्रस्तुति कहां होगी, लोकसभा में ही होगी। लोकसभा देश का क्योंकि वो सदन है जो निर्वाचित है, जो जिसको ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो इसलिए ये काम जो है ये आपको, ये लोकसभा को ही दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका स्टेप 1 होता है। पहला स्टेप ये है कि वित्त मंत्री जो है वो लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करती हैं। बजट की प्रस्तुति के बाद उस पर एक सामान्य चर्चा होती है। अगला चरण जो है वो क्या होती है, बजट पर एक सामान्य चर्चा होती है कि भाई बजट का जो है, बेसिकली चर्चा भी क्या होती है हम जानते ही हैं कि बजट के प्रस्तावों पर एक व्यापक चर्चा होती है। ये एक व्यापक चर्चा है, इसमें मतदान नहीं होता। एक सामान्य चर्चा है, सामान्य चर्चा मतलब एक व्यापक चर्चा होती है। आपको बताता हूं, ये व्यापक चर्चा होती है और इसमें इस चरण पे कोई मतदान नहीं होता। तो एक तरह से ये क्या होता है, ये फर्स्ट रिएक्शन वाली चर्चा होती है कि आप क्या करते हो, फर्स्ट रिएक्शन देने की कोशिश करते हो कि भाई बजट को लेकर आप क्या करते हैं, आप जो है एक फर्स्ट रिएक्शन टाइप की चीजें निकालने की शुरुआत करते हैं। आप एक फर्स्ट रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है भाई, अब इसमें होता भी क्या है हम सभी जानते हैं कि यार मतलब आमतौर पे सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं वाह वाह बहुत ही बढ़िया बजट है, और विपक्ष के लोग कहते हैं छी छी कितना घटिया बजट है ना। मतलब यही होता है यार हमारे यहाँ, है ना। कोई बहुत ज्यादा मीनिंगफुल, बहुत ज्यादा गंभीर, गहन, गूढ़ चर्चा तो होती नहीं है। यही चर्चा होती है, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं आज तक का बेस्ट बजट है, विपक्ष के लोग कहते हैं आज तक का सबसे घटिया बजट है। तो यार यही चलता है। तो एक बेसिकली आप इसकी जो कुछ सामान्य आलोचनाएं हैं वो आप कर पाते हो, और जो कुछ सामान्य तारीफें हैं वो आप कर पाते हो। ये कुछ चीजें हैं जो इसमें करने की कोशिश की जाती है। मतदान नहीं होता। अगर आपको जैसे मान लीजिए बजट का कोई प्रावधान है जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी गलत चीज है या कोई बहुत अच्छी चीज है, तो उसके बारे में आप बातें करते हो। जैसे पिछले बजट में इनकम टैक्स के दरों में जो कमी की गई थी वो एक बहुत बड़ी चीज थी, एक बहुत बड़ा जो डिसीजन था सरकार ने लिया था। तो आमतौर पर लाइमलाइट सारी उसको चली गई, ज्यादातर बातें जो है वो इनकम टैक्स की दरें कम करने पे की गई। तो सरकार ने देश के लोगों के लिए आयकर कम किया था, तो इसको लेकर काफी सारी चर्चा पिछले वर्ष की गई। तो ये व्यापक चर्चा है, इस स्तर पे कोई मतदान वगैरह नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, बजट को विभागीय समितियों के पास भेज दिया जाता है। तो आपको जैसा कि पता है, अगर नहीं पता तो आगे जाके पॉलिटी में मैं पढ़ाऊंगा। तो पॉलिटी का मेरा बैच आने वाला है भाई 3 जून से, याद रखिएगा। आप में से जिसको मेरे से पॉलिटी पढ़नी है भाई, 3 जून से मेरा पॉलिटी का बैच शुरू होने वाला है अनअकैडमी प्लस पर। तो भाई आ जाइए, जुड़ जाइए, बहुत मजा आएगा। बड़ी कहानियों के माध्यम से, बहुत ही स्टोरी टेलिंग माध्यम से आप लोगों को मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पूरी पॉलिटी बढ़िया समझ में आ जाएगी। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, तो आपको जो है ये एक लाभ आपको मिल जाएगा कि आपको पॉलिटी पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी सामान्य चर्चा हो गई। सामान्य चर्चा के बाद आप क्या करते हो, विभागीय समितियों को ये बिल दे देते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, विभागीय समितियां जो होती हैं वो इस बिल की जांच करती हैं।
अब विभागीय समितियां क्या है? संसद में हर मंत्रालय की लगभग एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, एक समिति बनाई गई है जो कि अलग अलग मंत्रालयों का जो है उनके कामकाज का जांच करती है, कामकाज पर ध्यान देती है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी जो है, अब जैसे भाई संसद में ये आता है ना कि भाई आपका जो बजट है, बजट में ये भी होता है कि जैसे मान लो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय को इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके ये 5 योजनाएं हैं, इन योजनाओं को इतना इतना पैसा दिया गया है, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपका विभागवार जो होता है, आपकी योजनाओं का स्पष्टीकरण होता है, तो इसकी जांच आपकी विभागीय समिति करती है और वो ये जांच करती है और जांच करके अपनी सिफारिशें भी देती है कि भाई यहां पे पैसा कम है, ये वाली योजनाएं जो है ये ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है वगैरह। तो ये अपनी विभागीय समिति, और देखिए विभागीय समिति जो होती है ये वाला काम बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे हम कह सकते हैं कि पूरे बजट को देखा जाता है, पूरे बजट की आलोचना होती है, लेकिन यार हर चीज राजनीति नहीं होती ना। आपको देश को चलाना भी तो है, आपको देश में काम भी तो करना है, देश में सुधार भी तो करना है कि केवल राजनीति ही करनी है। तो भाई अगर आप देश को सुधार करेंगे तो आप देखेंगे कि विभागीय समिति जो है एक एक विभाग का, एक एक मंत्रालय पर जो है क्या विकास होना चाहिए, क्या उसके लिए काम होना चाहिए, क्या उसके लिए पैसा पर्याप्त है या उसके लिए और जरूरत है, या उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो वेस्टफुल है, आवश्यकता से ज्यादा है, इन सारी चीजों को लेकर अपनी सिफारिशें देती है। सरकार कुछ सिफारिशों को मान सकती है, कुछ सिफारिशों को नहीं मान सकती है, सरकार के हाथ में है। ठीक है, ये सिफारिशें जो होती हैं सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, सरकार लेकिन अक्सर इनमें से कुछ सिफारिशों को मान लेती है। ये देखा गया है कि सरकार जो है, जो बजट जो आखिरकार लेकर आती है उसमें कुछ ना कुछ संशोधन भी हो जाते हैं। ये अक्सर होता है कि भाई स्थायी समिति की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर सरकार ने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया। ये बहुत अनयूजुअल बात नहीं है, ये अक्सर होता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आखिरकार क्या होता है, आपकी जो अनुदान की मांगे होती हैं, अनुदान मांग मतलब अलग अलग विभाग ने जितने जितने पैसे मांगे हैं, तो इन अनुदान मांगों पर आपके यहां मतदान होता है। ठीक है, इसी बीच में क्या हो सकता है, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसी बीच में क्या हो सकता है, कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा। कटौती प्रस्ताव क्या क्या होते हैं भाई? कटौती प्रस्ताव आप ये याद रखिए, हां जी, कि ये कटौती प्रस्ताव जो होते हैं आपके यहां विपक्ष लाता है आमतौर पे, मतलब कोई भी ला सकता है लेकिन जनरली विपक्ष लाता है। भाई कटौती प्रस्ताव कौन होता है, वो विपक्ष लाता है। तो कट मोशन जो होते हैं इनको कट मोशन कहा जाता है। पहले आपको यह बता दूं, ये आमतौर पे सांकेतिक होते हैं क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं होता, ये हमेशा पता है। भाई अगर विपक्ष के पास बहुमत होता तो विपक्ष क्यों होता यार, वो सत्ता में होता। तो विपक्ष जो है एक तरह से सरकार की नीति का विरोध करने के लिए कट मोशन लेकर आता है। हर बार बजट में 50-60 कट मोशन लाए जाते हैं, वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली विपक्ष का एक तरीका है अपना विरोध जताने का, लेकिन इसका सब्सटैंशियल फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, इसका सब्सटैंशियल फर्क कुछ नहीं होता। ये बजट कट मोशन जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ये आपको, अब ये कुछ चीजें हैं जो पॉलिटी में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन यार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो इनके बिना पढ़ाना ठीक नहीं लगता। एक आपका होता है टोकन कट। तो ये कट मोशन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, टोकन कट। टोकन कट को हम क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक कट, प्रतीकात्मक कटौती। ठीक है भाई, प्रतीकात्मक कटौती क्या होती है कि आप जो है, आप इसमें क्या करते हैं माफ कीजिएगा, हां जी, प्रतीकात्मक कट क्या होता है, आप ये कहते हो कि हमको बस एक सांकेत, ये तो सांकेतिक विरोध का भी सांकेतिक विरोध है कि हमको बस टोकन कट करना है। टोकन कट कि हमको क्या करना है, थोड़ा सा 1 रुपया कम कर दीजिए। सरकार ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, जो है हम इसमें क्या करने वाले हैं
माफ कीजिएगा, कि मान लीजिए सरकार ने किसी चीज में नीति लेकर आई कि इस चीज के लिए हम 100 करोड़ रुपए जारी करने वाले हैं, तो टोकन कट क्या कहेगा, इसको 99,99,999 रुपए कर दो, बस ₹1 ही कम कर दो, लेकिन थोड़ा सा कम कर दो। यह हमारा सांकेतिक कट है। हम एक सांकेतिक तौर पे इस नीति का विरोध कर रहे हैं, तो इसमें बहुत मामूली अमाउंट, मामूली रकम कम करने का मोशन होता है, मामूली कमी का मोशन, मामूली कमी का इसमें जो है प्रस्ताव लाया जाता है। और ये मामूली कमी जो है ये एकदम सांकेतिक है, मतलब पूरी तरह से सांकेतिक है। देखो, जो काम सरकार 100 करोड़ में कर सकती है, 99,99,09,00,000 रुपए में भी वही काम कर सकती है ना, कोई ऐसा फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो ये जो है यार, ये जो है ये एक प्रकार का सांकेतिक मोशन है, ठीक है। बस ये एक आप इसके लिए किया जाता है कि हम आपकी नीति का विरोध करते हैं, और विरोध का हमारा तरीका, विरोध को अभिव्यक्त करने का तरीका यह है कि आप इस नीति पर अपने खर्च में ये 100 रुपए या ₹1 ये आप कम कर दो, बस ये आपका होता है, ये आपका होता है टोकन कट, ठीक है। दूसरे तरह का कट आपका क्या होता है, वो होता है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, यहां लिख के लाया था मैं। पॉलिसी कट होता है विधानात्मक कट। पॉलिसी कट जो है ये क्या है, ये कहता है कि पूरी की पूरी नीति ही गलत है। विधानात्मक कट जो है ये कहता है कि पूरी नीति गलत है। ये पॉलिसी कट में आमतौर पे किसी भी जो प्रस्ताव होता है उसमें 100 रुपए की कमी करने की घोषणा करी जाती है। विधानात्मक कट में आप क्या कहते हो कि इस पॉलिसी के लिए कुल बजट को ₹1 कर दिया जाए, कुल बजट ₹1 कर दिया जाए, यानी कि बेसिकली सारा का सारा खर्चा हटा दो। मतलब आप ये कहते हो हम इस पॉलिसी से इतने असहमत हैं, हम इस पॉलिसी से इस हद तक असहमत हैं कि हम कहते हैं कि इस पॉलिसी पर तो 1 पैसा खर्च मत करो, बस आप ₹1 इसका बजट रख दो। ₹1 बजट रखना मतलब एक तरह से शून्य हो गया ना वो, तो कि आप ये कह रहे हो कि यार हम ये मांग करते हैं कि इस नीति पर कोई खर्चा ना किया जाए। ये आपका होता है पॉलिसी कट, कि भाई ₹1 का बजट बस इसके लिए रखा जाए, यानी कि एक तरह से पूरी की पूरी नीति से आप असहमति जता देते हैं। और तीसरा कट जो होता है इस पूरी प्रक्रिया में, वो तीसरा कट क्या होता है, वो होता है आर्थिक कट, ठीक है साहब, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी कट। इसमें क्या होता है, इसमें राशि में परिवर्तन किया जाता है, इसमें राशि में वास्तविक परिवर्तन, जो आपके आवंटन की राशि है उस राशि में एक वास्तविक परिवर्तन करने की बात की जाती है। कि भाई जैसे मान लो सरकार ने किसी नीति के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए, तो विपक्ष यह प्रस्ताव करेगा कि भाई इसको 100 करोड़ की बजाय घटा के 80 करोड़ कर दिया जाए, यानी कि वास्तविक परिवर्तन के सब्सटैंटिव परिवर्तन है ये ना, ये आप जो है किसी ना किसी प्रकार का आप सब्सटैंटिव परिवर्तन करने की कोशिश करते हो कि यार ये सब्सटैंटिव परिवर्तन जो है ये आप करते हैं, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो ये आपने भाई विचार किया, आपको लगा 100 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा है इस नीति के लिए, इस नीति के लिए 80 करोड़ ही होने चाहिए, तो आपने 80 करोड़ रुपए जो है यहां पर लाने की कोशिश करी कि 20 करोड़ का कट कर दिया जाए। तो ये होते हैं आपके कट मोशन। हर बार बजट में विपक्ष बहुत तरह के कट मोशन लाता है, इनमें से कोई भी कट मोशन पास नहीं होता, ये बात क्लियर है, ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये तो आपका अनुदान मांगों पर मतदान होता है, विपक्ष कट मोशन लाता है, लेकिन उसके बाद अनुदान मांगों पर वोट डल के आपका अनुदान बिल जो होता है, अनुदान विधेयक जो है वो आपका पारित हो जाता है। और इसके बाद जो है आपका फिर उसके लिए आपका फिर उसके बाद क्या होता है, जो सरकार के व्यय के लिए जो आपका विनियोग विधेयक है, जो आपका अप्रोप्रिएशन बिल होता है। विनियोग विधेयक में क्या होता है, भारत की कुछ निधियां हैं जो आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जो आपकी भारत की जो हमारे यहाँ जो हमारी समेकित निधि है, हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, तो ये सरकार बेसिकली अपने खर्चे के लिए, ये किसके लिए होता है, सरकारी खर्चे के लिए ये विनियोग विधेयक पारित होता है, सरकारी व्यय के लिए ये होता है आपका विनियोग विधेयक जो है, अप्रोप्रिएशन बिल इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, अप्रोप्रिएशन बिल। ये नाम आप में अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूं
कई बार आप ये नाम ना न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुनेंगे, तो आप चौंक मत जाइएगा कि ये पता नहीं कौन सी चीज है, कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है, वही सेम चीज है। तो आपका विनियोग विधेयक पारित हो जाता है और आखिरकार आपका जो है सरकार जो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए जो सरकार क्या लेकर आई होती है, वित्त विधेयक जो सरकार लेकर आती है, जो फाइनेंस बिल सरकार लाती है, वो वित्त विधेयक पारित होता है और इसके माध्यम से भारत में बजट की प्रक्रिया जो है वो संपन्न मानी जाती है। ठीक है जी, इस तरीके से भारत में बजट को पारित करने की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे आज रुक जाते हैं, बहुत लंबी क्लास नहीं करते, पहली ही क्लास है। तो ये सारी चीजें जो हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आपको मैंने बजट का बताया, तो आज यहीं पर रुकते हैं। अगली क्लास में जैसा मैंने आपसे वादा किया है, आपको बताना है मुझे कि बजट को 1 महीना पीछे क्यों किया गया, ये क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, बहुत सारी और चीजें जो बजट से जुड़ी शब्दावली हम आमतौर पे सुनते आए हैं, उस शब्दावली का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है और वो कैसे प्रयोग होती है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए और मैं आशा करता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सरल करके पढ़ाने का ये जो मेरा एक इनिशिएटिव है, आप लोग सभी इससे जुड़ेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को आप इस क्लास से जोड़ें ताकि लोग आए, जुड़ें और इस भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो इतनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि ये बड़ा मुश्किल विषय है, किसी को समझ में नहीं आता, ये सारी भ्रांतियां खत्म हो। बहुत ही सिंपल सरल विषय है, तार्किक विषय है। अगर आप जो तर्क लगाएंगे अपना, तो आप बहुत आसानी से इस विषय को समझ सकते हैं। यही मेरा लक्ष्य है, यही मैं करना चाहता हूं। तो आप लोग भी इससे जुड़े, ये मेरा आपसे आग्रह है। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी 2026-2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है मात्र 19,999 रुपए से। साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, बट दिस ऑफर एंड्स टुमारो। 31 मई से 2026 के लिए जीएस बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं। आरंभ बैच जो बाइलिंगुअल बैच है, प्रारंभ बैच जो कंप्लीटली हिंदी माध्यम के लिए है और फाउंडेशन बैच जो एक इंग्लिश बैच है, विच इज एन ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम फॉर 2026। याद रखिएगा, ये सारे ही बैचेस 31 मई से शुरू होने वाले हैं। अनअकैडमी मेंस प्रोग्राम के कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो वो भी अवेलेबल है। GS 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे ही पेपर्स यू कैन प्रिपेयर विथ अनअकैडमी मेंस एनरिचमेंट में, यानी सब कुछ एक ही थाली में आपको मिल जाएगा फॉर 5,999 रुपीज ओनली। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पेपर की तैयारी करें, जैसे GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 या सिर्फ ऐसे, तो वो भी अवेलेबल है फॉर 1,999 रुपीज ओनली। पर याद रखिए, अगर आप प्लस या आइकॉनिक लर्नर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है, आपके सब्सक्रिप्शन में ही ये शामिल है। ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ मात्र 8,499 रुपए से। ये सारे बैचेस जो अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 12 जून से शुरू होने जा रहे हैं।